बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों को भी मेरी ओर से नमो नमः, प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हमने अवस्था फलन एवं पद फलन के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला था, विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने ये सुपरिभाषित किया था। अवस्था फलन वे फलन होते हैं जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं, पदफल नहीं। इसके विपरीत पद फलन वे फलन होते हैं जो तंत्र के पथों पर निर्भर करते हैं, पदों पर निर्भर करते हैं, अवस्थाओं पर नहीं। इन्हें पद फलन कहा जाता है। अवस्था फलन के रूप में गिब्स मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी H, एंट्रोपी S, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा A और आंतरिक ऊर्जा को U और E के रूप में हमने दृष्टांत के रूप में कक्षा में प्रस्तुत किया था। ठीक इसी तरह से अवस्था फलनों के रूप में हमने कार्य W और ऊष्मा को सुपरिभाषित किया था। लीजिए, आज हम एक ऐसा रोचक विषय पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे जिस पर हमारे दैनिक जीवन से जुड़ने वाले विभिन्न घटनाएं, प्रक्रियाएं आधारित होती है। उक्त विषय हमारे पास में है ऊष्मागतिक प्रक्रम। ऊष्मागतिक प्रक्रम को सबसे पहले हम सुपरिभाषित करेंगे। सुपरिभाषित करने के तत्पश्चात हम ये बताएंगे, हम यहाँ पर ये विस्तृत विवरण देंगे, प्रस्तुत करेंगे कि दैनिक जीवन में संपन्न होने वाले विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं है, प्रक्रिया है, उनको ऊष्मागतिक प्रक्रम के आधार पर किस प्रकार से समझाया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले ऊष्मागतिक प्रक्रम में जो है परिभाषा को लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहना चाहती है, इसके लिए मैंने श्याम पट्टे पर एक आरेखित किया है, एक चित्र आरेखित किया है, जिसमें S1 प्रथम अवस्था को दर्शाता है, S2 द्वितीय अवस्था को दर्शाता है। कोई भी तंत्र पद 1, पद 2 और पद 3, पद 1 है, पद 2 है, पद 3 है, 3 पथों के माध्यम से गुजरता हुआ ये अवस्था 2 की ओर, अवस्था 2 पर पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभ में जो इसके अवस्था चरों में जो परिवर्तन होता है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, अवस्था चर जो है आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अवस्था चर ताप, दाब, V, T, P, V को कहा जाता है। ऊष्मागतिक राशियाँ जो हैं G, H, S, A, U और E को कहा जाता है। तो हम यहाँ पर पुनः हमारे विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि यदि कोई भी तंत्र विभिन्न पथों से होकर के गुजरता है, प्रारंभ में यदि उसके अवस्था चर T, P, V, ताप T, दाब P, आयतन V में परिवर्तन होता है और पूर्ण प्रक्रम के समाप्त होने के पश्चात यदि अवस्था चरों में परिवर्तन स्थिर होता है, तो ऐसा प्रक्रम, ऐसे पथ, ऐसे मार्ग ऊष्मागतिक प्रक्रम कहलाते हैं। पुनः मैं दोहरा देना चाहता हूँ इसकी परिभाषा को। ऊष्मागतिक प्रक्रम उन पथों से, उन पदों को कहा जाता है, उन मार्गों को कहा जाता है, उन रास्तों को कहा जाता है जिनसे होकर के तंत्र गुजरता है और अंत में अवस्था चरों में परिवर्तित होता है, स्थिर होता है। इसे ऊष्मागतिक प्रक्रम कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ऊष्मागतिक प्रक्रम के कई प्रकार होते हैं। यहाँ पर हमने विषय के रूप में चुना है, शीर्षक के रूप में चुना है ऊष्मागतिक प्रक्रम के प्रकार। पहले मैंने लिखा है यहाँ पर समतापीय प्रक्रम। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अन्य प्रक्रिया है, स्वाभाविक घटनाएं हैं, गतिविधियां हैं जो इन प्रक्रमों से होकर के गुजरती है। इन प्रक्रियाओं को ऊष्मागतिकी के आधार पर, वैज्ञानिक तर्क के आधार पर समझाया जा सकता है। पहला वाला प्रक्रम है समतापीय प्रक्रम, जैसा कि इसके शीर्षक से भी दिखता है कि स्थिर तापमान पर होने वाला प्रक्रम समतापीय प्रक्रम कहलाता है। उदाहरणार्थ है प्रशीतक और मानव शरीर का ताप नियंत्रण। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि सर्दी में, गर्मी में, बरसात में एक रोचक उदाहरण जो दृष्टांत हमने लिया है, उसमें ताप किस तरह से नियंत्रण होता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.8
डिग्री फ़ारेनहाइट जो स्थिर तापमान पर मानव तंत्र को सुपरिभाषित करता है स्वस्थ अवस्था में। ऐसी स्थिति में सर्दी गर्मी या मौसम में, सर्दी के दिनों में हम गर्म वस्त्रों का धारण करते हैं और ऐसे गर्म के दिनों में हम हल्के वस्त्रों का धारण करते हैं और हमारा जो तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो है बना रहता है। फिर से समझिए, समतापी प्रक्रम का महत्वपूर्ण उदाहरण जो है मानव शरीर का ताप नियंत्रण। सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिनों में और बरसात में, गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ता है। हल्के वस्त्रों को धारण करके तापमान को कम करने की कोशिश करते हैं। सर्दी के दिनों में तापमान घटता है और हम यहाँ पर जो है जो ऊनी वस्त्र है उनको धारण करके, उनको पहन करके तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। इस प्रकार ये समतापी प्रक्रम का एक रोचक दृष्टांत है। इसी तरह से फ्रीजर प्रशीतक जो हमारे पास में जो उपकरण है, प्रशीतक, एसी, वातानुकूलित, ये सब समतापी प्रक्रम की घटनाएं हैं, समतापी प्रक्रम पे उत्पन्न होती है। अगला वाला हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे, अगला वाला जो ऊष्मागतिक प्रक्रम का जो प्रकार है समतापी प्रक्रम, जैसा कि नाम से विदित है, सर्वविदित है, स्थिर तापमान पर संपन्न होने वाला प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक आपको जो है दो तरह की रटने वाली अगर आपके अंदर प्रवृत्ति है तो दैनिक जीवन में वो कभी भी सफल नहीं होगी। एक रटने मात्र से, कहने मात्र से कि समतापी प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जो स्थिर तापमान पर संपन्न होता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में ये कहाँ पर इसको आरोपित किया जाता है, लागू किया जाता है। और यदि आप कोई भी विज्ञान में या किसी भी विषय में यदि आप इसको यदि समझने की प्रवृत्ति आप डालेंगे तो आपका संपूर्ण जीवन में उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। तो एक रटने वाली प्रवृत्ति को छोड़ करके समझने वाली जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को आपको अपनानी होगी। अधिकांश बच्चे जो है वो विद्यार्थी रट लेते हैं स्थिर दाब पर संपन्न होने वाला प्रक्रम, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये प्रक्रम व्यावहारिक जीवन में जो है कहां पर संपन्न होता है। मैंने यहाँ पर दृष्टांत लिखा है प्रेशर कुकर में दाब नियंत्रण। किसी भी सब्जी को, किसी भी वस्तु को हम प्रेशर कुकर में लेकर के हम उसको जब गर्म करते हैं, फिर से समझिए समतापी प्रक्रम का एक रोचक उदाहरण मैं आप सभी के सामने प्रेशर कुकर के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो समतापी प्रक्रम पे संपन्न होता है। प्रेशर कुकर में हम क्या करेंगे इस देखेंगे, ये देखिए आप, इसको मैं दृष्टांत देना चाहता हूँ। हमने जो है यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, एक छोटा बॉक्स लिया है, नीचे से हम इसको ऊष्मा प्रदान करते हैं, तापमान प्रदान करते हैं और ये जो कंटेनर है, ये जो तंत्र है, ये प्रेशर कुकर को दर्शाता है। जब लगातार उत्तरोत्तर हम इसको ऊष्मा प्रदान करेंगे, ऊष्मा प्रदान करने के पश्चात में अंतर्निहित जो भी वस्तु है, सब्जी है, जो भी खाद्य सामग्री है, आप देखेंगे 5 या 10 मिनट के पश्चात में जो है यहाँ से सीटी बजने लगती है, जिसको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अंदर ऊष्मा ने जो अपना दाब अंदर संग्रहित किया है वो एकदम पारिपार्श्विक से दाब को जो है समावेशित करते हुए, दाब को बाहर उत्सर्जित करते हुए अंदर ऊष्मा का दाब जो है वो स्थिर रहता है। ये समतापी प्रक्रम का उदाहरण होता है कि ऊष्मा द्वारा, अंदर भाप द्वारा निर्मित जो दाब है वो पारिपार्श्विक से किस तरह से संपर्क में आकर के दाब को नियंत्रित किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये समतापी प्रक्रम का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। लीजिए हम आगे वाला जो उदाहरण जो है वो संपन्न करने जा रहे हैं। मैं पुनः आपको दोहरा देना चाहता हूँ, मानव जीवन की व्यावहारिक ऐसी घटना है, प्रक्रियाएँ हैं जो हमारे ऊष्मागतिक विषयों से, शीर्षकों से, शीर्षकों से जुड़ी हुई होती है, उनके आधार पर हम इसको समझा सकते हैं। तीसरा वाला हमारे पास में समआयतनिक प्रक्रम। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास में समआयतनिक प्रक्रम है और समआयतनिक प्रक्रम में जैसा कि इसके विशेष विदित होता है, इसके विशेष ज्ञात होता है कि समआयतनिक प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें आयतन स्थिर होता है। और इसका दृष्टांत कौन सा है, रोचक उदाहरण कौन सा है, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इतना वैसे तो
सारे प्रक्रमों के जो प्रकार है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अति विशिष्ट दृष्टांत है, उदाहरण है। समआयतनिक प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें आयतन स्तर होता है। इसका सबसे व्यावहारिक, सबसे सुपरिचित इसका जो है उदाहरण है मानव शरीर का जो है जल की मात्रा, जिसको जो है 5 से 8 लीटर के मध्य मानव तंत्र में सन्निहित होती है। ये प्लस माइनस हो सकती है ये। तो 5 से 8 लीटर की जो समआयतनिक प्रकार पर मानव तंत्र में जो है 5 से 8 लीटर जो पानी जो है मानव तंत्र के शरीर में सन्निहित होता है, उपस्थित होता है। ये मात्रा जल की किस तरह से घटती है या बढ़ती है, कमी किस तरह से होती है, अनावश्यक वस्तुओं, अपशिष्ट पदार्थों या अनावश्यक प्रक्रियाओं या अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन से मानव शरीर में जल की जो मात्रा 5 से 8 लीटर जो वर्णित की गई है, जैसे पसीना का बाहर निकलना और इसके अलावा जो है यूरिन का उत्सर्जन है, इसके अलावा वोमिटिंग का होना होता है। तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है हमारे मानव तंत्र में सन्निहित जल का जो लेवल है, जल का जो तल है या जल की जो मात्रा है वो घटती होती है। तो इससे हमें प्यास का अनुभव होता है और हम भाग करके जो है, माना कि जो 8 लीटर से घट करके 5 पर आ जाता है, तो हम दौड़ करके भाग करके जो है हम पानी पीते हैं और जल की इस मात्रा को जो है हम नियंत्रित करते हैं, स्थिर करते हैं। ये समआयतनिक प्रक्रम का उदाहरण है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से समझा देना चाहता हूँ मैं आपको। मानव शरीर में जल की जो मात्रा 5 से 8 लीटर जो सुनिश्चित है उपस्थित होती है, जो अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा, स्वाभाविक प्रक्रियाओं के द्वारा जल की ये मात्रा घट सकती है, जैसे पसीने का निकलना, यूरिन का उत्सर्जन है, वोमिटिंग है। ऐसी स्थिति में जो है ये अन्य कई प्रकार की जो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन है, उससे जल की ये मात्रा घट जाती है और हम क्या करते हैं, जल की इस मात्रा को पुनः संतुलित करने के लिए हम पानी पीते हैं और समआयतनिक जो प्रक्रम है उस घटना को हम समझाते हैं। तो ये इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला वाला जो उदाहरण है विद्यार्थियों, रुद्धोष्ण प्रक्रम। फिर वही बात आती है कि रुद्धोष्ण प्रक्रम वो प्रक्रम होता है, विद्यार्थी जो है इस चीज़ को रटते हैं कि रुद्धोष्ण प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें ऊष्मा को न तो लिया जाए न तो लिया जाए न दिया जाए। एक रटने वाली जो प्रवृत्ति है, न तो लिया जाए न दिया जाए, अर्थात जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, उसको रुद्धोष्ण प्रक्रम कहा जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको ये आप सभी बच्चों के सामने एक भ्रांति दिमाग में से निकाल देना चाहता हूँ। व्याख्यानों के प्रारंभ में मैंने ये सुस्पष्ट किया था कि मानव जीवन में संपन्न होने वाली ऐसी प्रक्रियाएं, गतिविधियां हैं जो ऊष्मागतिक प्रक्रमों के आधार पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सरल सौम्य तरीकों के आधार पर जो है ऊष्मागतिकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उपयोगिता होती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि रुद्धोष्ण प्रक्रम स्थिर ऊष्मा पर संपन्न होने वाला प्रक्रम रुद्धोष्ण प्रक्रम कहलाता है। देखो, एक मैं रोचक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। वैसे थर्मस फ्लास्क तो है ही से, टिफिन है ही से, जिसमें कोई भी खाद्य द्रव या जो भोजन नाश्ता हम उसमें रखते हैं, तो अंदर की तरफ जो है, इसमें अंदर की तरफ जो है इंसुलेटेड जो कोट होता है, ऊष्मारोधी जो कोट होता है, उसकी वजह से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो ये है अचानक साइकिल के ट्यूब का फटना। और इसके अलावा जो है मैं एक महत्वपूर्ण आपको बता देता हूं कि अचानक जो ताली बजना भी ऊष्मागतिक रुद्धोष्ण प्रक्रम पर आधारित है। विद्यार्थियों के दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि साइकिल के ट्यूब का फटना और ताली का जो बजना है, ये ताली का जो बजना है वो रुद्धोष्ण प्रक्रम पर किस प्रकार से आधारित होता है। सबसे पहले मैं ताली वाला एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने 2 या 3 बार मैंने आपके सामने ताली बजाई है। और ताली बजना जो है ये रुद्धोष्ण प्रक्रम पर किस प्रकार से आधारित होता है। सतह के ऊपर अणु उपस्थित होते हैं, अणुओं के अंदर गतिज ऊर्जा स्थित होती है। जब बाह्य कोई एक्सटर्नल बाह्य जब कोई दाब या प्रेशर लगता है तो एक क्षणिक सतह के ऊपर उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जाएं अपने यूनिटी को, एकता को बरकरार रखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि बाह्यतम दाब बल का मान जो होता है वो ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में अणुओं के बीच में एक तीक्ष्ण हलचल, एक आवाज़ पैदा होती है जिसको हम ताली के रूप में प्रेक्षित करते हैं। तो रुद्धोष्ण प्रक्रम का उदाहरण जो है ताली का बजना है। फिर से मैं आपके सामने ये दृष्टांत, रोचक दृष्टांत जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि ताली का बजना
साइकिल के ट्यूब का फटना ये रुद्धोष्म प्रक्रम पर आधारित है। अब सवाल हमारे पास में ये उठता है, सभी विद्यार्थियों के दिमाग में ये होगा इसमें क्यों जो है वो स्थिर कैसे रहती है। ताली के एग्जाम्पल को फिर से मैं बजा रहा हूँ कि ताली का बजना रुद्धोष्म प्रक्रम पर आधारित होता है कि सतह के ऊपर जो अणु होते हैं, अणुओं की अपने खुद की गतिज ऊर्जा होती है, इनके ऊपर जब बाह्य दाब लगता है तो ये सतह पर उपस्थित गैस के जो अणु है अपनी एकता को, अपने सामर्थ्य को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। एक क्षणिक रूप से बाह्य दाब का मान इनके ऊपर बढ़ता है, बाह्य बल का मान, दाब का मान ज़्यादा होता है, एक क्षणिक जो है क्यों स्थिर रहती है। इसी तरह से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि अचानक साइकिल के ट्यूब का फटना। फिर से आप देखिए, फिर ये देखेंगे आप, ये साइकिल के ट्यूब जो है हमने यहाँ पर जो बनाई है, यहाँ पर यह साइकिल के ट्यूब है, एकदम जो है ये साइकिल के ट्यूब, ये फर्स्ट। और आप देखेंगे अगले वाली जो अवस्था है यानी कि ये पंक्चर होती है और इसमें ये रूप जो होता है सेकंड ये है। आप देखेंगे ये कोई भी जो है ये नॉर्मल पोजीशन में साइकिल के ट्यूब है, इसमें देखेंगे गैस के अणु जो है समावेशित हैं। एक कंप्रेसर के माध्यम से साइकिल की ट्यूब नॉर्मल है, एक फैली हुई है, टाइट अवस्था में है। यदि कोई भी बाहरी इसमें जो है कोई नुकीला पार्ट जो है, लोहे का कांटा या कोई नुकीला पार्ट जो है इसके अंदर आप देखेंगे चुभता है, आप देखेंगे साइकिल की ट्यूब जो होती है या कोई भी जो वाहन होता है उसकी जो ट्यूब है वो पंचर हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम जोर से हमारे कानों में जो है आवाज़ सुनाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे ही बाहर की वायु, बाहर की जो दाब है अंदर की ओर प्रवाहित होता है। ऐसी स्थिति में गैस के ट्यूब के भीतर उपस्थित गैस के अणु, इनका भी एक अपना व्यक्तिगत एक समूह होता है, सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, इनकी भी एक अपनी गतिज ऊर्जा होती है। चूँकि जो कांटा लग रहा है या कोई लोहे की जो कील है वो इसके ऊपर चुभती है, उसका मान जो होता है अणुओं के ट्यूब के भीतर उपस्थित गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान से ज़्यादा होता है, बाह्य दाब का मान ज़्यादा होता है। अंदर के अणु इसके अंदर जो उपस्थित होते हैं गतिज ऊर्जा को जो है पुनः अपने एक ध्रुवता को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाह्य बल का मान, दाब का मान ज़्यादा होता है। तो क्षणिक रूप से ऊर्जा का मान या ऊष्मा का मान जो स्तर होता है वो क्यू स्तर के रूप में प्रेक्षित किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था रुद्धोष्म प्रक्रम, इसमें क्यू का मान स्थिर होता है। कल हम इसी क्रम में आगे चर्चा करेंगे चक्रीय प्रक्रम के बारे में। बहुत ही रोचक दृष्टांत या रोचक प्रक्रम होता है, इस पर हम कल व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे हम चक्रीय प्रक्रम। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, श्याम पट्ट पर अंकित ऊष्मागतिकीय के विभिन्न प्रक्रम, पदों, परिभाषाओं को आप पर्सनल फाइल में जो है इनको संग्रहित कर लें, नोट कर लें। कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।